वेट कर सकते हैं आराम से। चलो आज हमें थोड़ी सी थ्योरी देखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, नोड जेएस क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखो, नोड जेएस इज अ ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो नोड जेएस है वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट देता है जिसपे आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो आउटसाइड द ब्राउजर, आउटसाइड द ब्राउजर, ठीक है। दैट अलाउस यू टू execute JavaScript outside the browser mainly on the server side, ठीक है। तो ब्राउजर के बाहर आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो जिसे हम बोलेंगे सर्वर साइट। कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है, सर्वर साइट पे, ठीक है। अब जो आपका नोड जेएस है, नोड जेएस जो है उसने क्या किया है, जो आपका गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम जो है जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए यूज करता है V8 इंजन। क्या यूज करता है, V8 इंजन, जो कि C++ पे लिखा था मेनली, ठीक है। अब वो जो V8 इंजन है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करता था। अब फिर क्या हुआ, उसने जो गूगल है उसने जो है V8 इंजन को ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी उसको यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जो नोड जेएस वाले हैं उन लोगों ने, उन डेवलपर्स ने क्या किया, जो क्रोम के अंदर V8 इंजन था जिसे ओपन सोर्स किया गया है उसको यूज करके पूरा जावास्क्रिप्ट को रन करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया और उसको नाम दे दिया नोड जेएस, ठीक है। तो जो चीज वो ब्राउजर के अंदर करते थे, अब नोड जेएस की हेल्प से सेम चीज जावा मतलब ब्राउजर के बाहर, ठीक है। तो जो गूगल का V8 इंजन है एक बहुत ही फास्ट इंजन है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो नोड.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, बस क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट, बस, क्लियर। नेक्स्ट, अब फीचर्स क्या है नोड.js के, जो बैकएंड एप्लीकेशन है उस पर जो है क्या कहना है, मैं डिफरेंट बैकएंड टेक्नोलॉजीज यूज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने बैकएंड में जो है क्या कहते हैं, स्प्रिंग बूट लगा सकता हूँ जो कि जावा की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जेंगो लगा सकता हूँ पाइथन का, ठीक है। नहीं तो और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी लगा सकता हूँ .NET वगैरह की। देन वाई नोड.js, जब मेरे पास इतने सारे अलग अलग बैकएंड हैं तो नोड.js ही क्यों चुना हमने। अब ये मत बोल देना कि कोर्स में ऐसा, ठीक है। देखो पहली बात तो मन स्टैक जो है इस पे जो मेनली फोकस होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। अब जरा सोचो, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, जिसने पूरी जिंदगी अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम किया, ठीक है। उसने वेबसाइट वगैरह जो भी बनाई है वो किस में बनाई है, मेनली जावास्क्रिप्ट में। अब उसे अगर बैकएंड चाहिए तो क्या वो जावास्क्रिप्ट को छोड़ के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए, जावा वगैरह पे, पहले जावा सीखे, फिर स्प्रिंग बूट सीखे, फिर जाके बैकएंड में काम करे, कौन करेगा इतना, ठीक है। उसके लिए तो डबल मेहनत होगी। तो अब जो है एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जब नोड.js का, तो अब सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज से आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का काम कर सकते हो जो कि है जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट से ही फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काम कर सकते हो। फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट में बन रहा है, बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट में बन रहा है। तो अब फ्रंट एंड डेवलपर को कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। पहले पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जावा ही मेनली बैकएंड के लिए मानी जाती थी, जावा .NET ऐसी ही टेक्नोलॉजीज मानी जाती थी, ठीक है।
बट उसके बाद मार्केट में क्या आने लग गया, Node.js। तो अब जो है एक नया स्टैक पॉपुलर होने लग गया, मर्ज स्टैक। MongoDB डेटाबेस है, NoSQL डेटाबेस है, जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो है काम करता है, जो भी काम करता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो भी इवन जेसन के अंदर ही होता है। बताओ और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों में जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। तो ये तो पहला रीजन था। अगला रीजन क्या है? एसिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। ठीक है, चलो देखो। Node.js uses non-blocking operations. That means it doesn't wait for one task to finish before starting another. जैसे जावास्क्रिप्ट था वो सिंगल थ्रेडेड था, लेकिन Node.js सिंगल थ्रेडेड नहीं है। क्यों नहीं है? जो भाई अगर जावास्क्रिप्ट पे बनाए हैं तब तो होना चाहिए था, अगर जावास्क्रिप्ट पे बनाए हैं तो होना चाहिए था। लेकिन जो Node.js है, Node.js ने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज किया जिसे हम बोलते हैं libuv। क्या नाम है लाइब्रेरी का? libuv, जो क्या कर सकता है, मल्टीपल थ्रेड्स एक समय पे एग्जीक्यूट करा सकता है। पहले जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड थी ओनली, बट libuv की हेल्प से जो Node.js है वो मल्टी थ्रेडेड हो गया। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकती है वो। और जो libuv है वो C एंड C++ के अंदर लिखी गई है मेनली। ठीक है, तो अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे थ्रेड्स बना सकते हो और मल्टीपल टास्क एक समय पे कर सकते हो यूजिंग दैट लाइब्रेरी libuv। अब उसी लाइब्रेरी को यूज कर रहा है Node.js। ठीक है, सो Node.js इज आइडियल फॉर इनपुट आउटपुट हैवी एप्लीकेशंस जस्ट लाइक API, DB कॉल्स। ऐसी सिचुएशन में Node.js ज़्यादा बेस्ट है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर चाहिए हो, ठीक है, और रियल टाइम पे डेटा आ रहा हो जहाँ पे, तो ऐसी सिचुएशन के लिए Node.js सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, क्लियर? अब देखो जरा, जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट्स में इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी क्लिक कर रहा है, डबल क्लिक कर रहा है, होवर कर रहा है, टाइप कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ये सारे इवेंट है या नहीं है? हैं। ठीक है, जब यूज़र यूआई से इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास यूआई नहीं है, यूआई नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो Node.js है, Node.js में जो मेनली फोकस है वो किसके ऊपर फोकस है? इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आई, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आना एक तरीके का क्या है? इवेंट है। क्या है? एक इवेंट है। फिर उस इवेंट से रिलेटेड हम कॉल बैक जोड़ के रखते हैं कि जैसे इस तरीके का इवेंट फायर हो वैसे इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, किसी भी काम के होने पर आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद से कस्टम जो है इवेंट एमिट करा सकते हो और उस इवेंट के हिसाब से कोई भी कोड या कोई भी लॉजिक ट्रिगर करवा सकते हो। इसे बोलते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जैसे मान लो यूजर है, हमने उसे सेव किया डेटाबेस में, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? एक इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं, यूजर सेव, और किसी दूसरी जगह पे हम उस इवेंट को लिसन कर रहे हैं कि जैसे यूजर सेव हो, आप जो है नोटिफिकेशन सर्विस को बोल दो कि वो नोटिफिकेशन भेज दे यूजर के पास, ईमेल पे या कहीं पर भी। बताओ हो जाएगा काम या नहीं? तो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर।
और नोड जेएस उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। वर्कर थ्रेड जो है ये libUV के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? libUV। ठीक है, जरा देखो क्या लिखा है। जनरली तो ये सिंगल थ्रेड यूज करता है, लेकिन ऐसे टास्क जब भी आपको हैवी टास्क कराने हो गए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ये जो है इंटरनली किसका कॉन्सेप्ट यूज करता है? वर्कर थ्रेड्स का। और ये टास्क सेपरेट होता है, ये टास्क सेपरेट होता है, एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड जो है सेपरेट होता है। ठीक है, और वो पैरेलल में चल सकता है। क्लियर? ठीक है, अगला हैंडल्स 1000 ऑफ कॉन्करेंट रिक्वेस्ट। बहुत सारी रिक्वेस्ट जब एक साथ आ रही हो तो उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। अवॉइड्स थ्रेड ओवरहेड। ठीक है, जो थ्रेड्स की चिंता है आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्या है? हाई परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि उसने गूगल का कौन सा इंजन यूज किया है? जो कि जावास्क्रिप्ट को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर आपका जो भी है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है या एनवायरनमेंट है वो उसे चलवाता है। ठीक है, बताओ। अगला बेनिफिट एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। बहुत ही वास्ट सपोर्ट है इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छी खासी लाइब्रेरीज हैं एनपीएम के पास। ठीक है, हर चीज से रिलेटेड आपको लाइब्रेरी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। अगला क्रॉस प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाई जा सकती है, चाहे विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, सब पे चलती है। फिर फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, मतलब कि सेम ही लैंग्वेज से आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का काम कर सकते हो। ठीक है, रियल टाइम कैपेबिलिटीज में क्या बोल रहा है? सपोर्ट्स वेब सॉकेट, दैट मीन्स कि रियल टाइम पे कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे चैटिंग वगैरह। ठीक है, फिर अगला यूजिंग चैट एप्स, लाइव नोटिफिकेशन, ऑनलाइन गेमिंग। लाइब्रेरीज कौन कौन सी है? socket.io, वेब आरटीसी, वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए। ठीक है, अगला लाइट वेट एंड फास्ट डेवलपमेंट, मिनिमल सेटअप, जेसन बेस्ड डेटा हैंडलिंग, फास्ट प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, अगला स्ट्रीमिंग एंड डेटा हाइडिंग। यहाँ पे ये डेटा क्या लिखा है? हैंडल्स डेटा स्ट्रीम्स एफिशिएंटली, नो नीड टू लोड एंटायर फाइल इन मेमोरी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीम है उसको जो है अपने हिसाब से जब जरूरत पड़ती है तब लोड करता है, और जितनी जरूरत पड़ती है उतना लोड करता है चंक्स में। नोड.जेएस कहाँ यूज होता है? रेस्ट एपीआई बनाने में, मतलब करंट ऑपरेशन करने में, सिंपल। अगला माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। फिर अगला रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे चैटिंग एंड गेमिंग, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, नेटफ्लिक्स वगैरह, सर्वरलेस फंक्शन, बिना सर्वर के कोई फंक्शन होना। बताओ, तो ये सारे बेनिफिट हैं किसके? नोड.जेएस के। क्लियर? तो ये मेजर बेनिफिट्स हैं नोड.जेएस के। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, एक मिनट आया मैं। ठीक है, जब तक
कोड को देखो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स थे इसके नोड.js। ठीक है, थ्योरी में यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सो देखो जरा आप लोग, लास्ट टाइम हमने सर्वर क्रिएट किया था। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराओ। npm run। ठीक है, सर्वर इज अप एंड रनिंग। मैंने स्लैश पे किया है, मतलब होम पेज पे। ठीक है, अब अगली चीज इसमें देखो, जब मैंने सिर्फ स्लैश पे रिक्वेस्ट की थी गेट मेथड से, आपका ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ गेट ही सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और जो पोस्ट है, पोस्ट जो है करने के लिए उसे फॉर्म की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फॉर्म की। ठीक है, चलो इसे बंद करो। ठीक है, सेम ही आ रहा है, लेकिन मेरा सेम करने से मेरा फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, जो आपका ब्राउजर है वो क्या कर रहा है, जब भी आप सर्वर स्टार्ट कर रहे हो ना, वो किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? favicon.io। किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हो तो ऊपर टैब में क्या उसका आइकन होता है या नहीं होता? होता है। तो आपका ब्राउजर उसी आइकन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि वो टैब में ऊपर यहाँ पे आपको आइकन दिखा सके। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं जरा वो देखो। एक फाइल बना रहा हूं या एक फोल्डर बना लो, राउटर। ठीक है, ठीक है,
छोटा सा फंक्शन अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी की सारी कौन से उस पर चली जाएगी, राउट ट्रैफिक पे, ठीक है, उस राउटर पे चली जाएगी इस जगह पर। अब यहाँ पे आपको अपना जो लॉजिक लगाना है लगा लो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी यूआरएल क्या हुई, स्लैश हुई, ठीक है, मेथड क्या हुआ, गेट हुआ, तो क्या रिस्पांस भेजना है, हेलो फ्रॉम नोड सर्वर, एल्स resource not found on server. Let's see क्या लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अब यूजर यहाँ पे जिस जिस यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट करेगा आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है, इक्वल टू मत लगाओ, एक काम करो इक्वल टू मत लगाओ, अगर मैं स्टार्ट्स विद लगाता हूँ तो बाय चांस फ्यूचर में आगे कुछ हुआ तो दिक्कत आ सकती है, यही लगाओ ट्रिपल इक्वल टू। यूजर्स और दूसरी चीज स्लैश यूजर्स, हेलो बाय यूजर, तो जो यूआरएल लगाओगे उसी के हिसाब से यहाँ पे लॉजिक लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर जरा सोचो 50 लाइन का कोड हुआ यहाँ पे या 1000 लाइन का कोड हुआ तो ये कुछ ज्यादा मैसेज ही बन जाएगा, रिस्पॉन्स वॉन्स डॉट एंड और रिस्पॉन्स वॉन्स डॉट सेंड में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक्सप्रेस पे हो तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अगर आप नोड में हो तो रिस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है। ठीक है।
जरूरी नहीं है ऐसा ही नाम रखो, आप डायरेक्ट यूजर कंट्रोलर है या जो मन चाहे वो रख सकते हो, ठीक है। नहीं सर, यूजर्स ही था, ठीक है। अभी तो एक लाइन का कोड है, फ्यूचर में अगर यहाँ 1000 लाइन 10,000 लाइन का कोड हुआ तो अब आप कंट्रोलर में कोई भी लॉजिक लगाओगे, राउटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोड बिल्कुल क्लीन रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये बात तो ठीक है, हम इतना सीख गए कि राउटिंग कैसे काम करती है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट में अलग अलग यूआरएल के हिसाब से, अलग अलग मेथड के हिसाब से आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। क्या नहीं, फंक्शन कंपोनेंट नहीं है यहाँ, हम कंपोनेंट वगैरह नहीं बोलेंगे, नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि अब हम बैकएंड में, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब ये तो ठीक है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब जो नोड जेएस होता है, नोड जेएस में जैसे अभी हमने HTTP मॉड्यूल को यूज किया था, कौन से मॉड्यूल को यूज किया था, HTTP सर्वर को क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही नोड जेएस में बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं। जैसे हमने प्रोसेस को यूज किया, HTTP को यूज किया, ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल नोड जेएस के अंदर अवेलेबल हैं और हमें वो सब पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से मॉड्यूल हैं, इतने कि पूछो मत, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, OS, प्रोसेस, पाथ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, पाथ, फाइल सिस्टम, ठीक है। HTTP तो हो ही गया, ठीक है। न्यू URL, मेजर ये हैं, ठीक है। और भी हैं, इतने ही नहीं है, तो ये सब हमें पढ़ने हैं और ये सीखना है कि इन सब का काम क्या है, ठीक है। तो ये सारे बने बनाए हैं, सब बने बनाए हैं, ठीक है। सुनो, ये दिख रहा है, जरा एक बार इसे एनालाइज करो।
हमारी एप्लीकेशन है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंटरेक्ट करती है V8 इंजन से, ठीक है। अब उस V8 इंजन के ऊपर किसकी एपीआई चलेंगी? Node.js, ठीक है। अब मान लो Node.js में मेरे को क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। Node.js में एक फाइल को क्रिएट करना है, तो Node.js जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे अपना कोड नहीं चलाता, हार्डवेयर में जाके मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं करता वो, ठीक है। अगर उसे फाइल को क्रिएट करना है तो वो क्या करेगा, Node.js अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लाइब्रेरीज है, जैसे आप अगर विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ की जो नेटिव लाइब्रेरीज हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए, उसका इस्तेमाल करेगा फाइल को बनाने के लिए। जिसने भी Node.js की एपीआई बनाई हैं उस बंदे ने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, जैसे विंडोज़ है तो विंडो के हिसाब से, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक है तो मैक, तो उन्होंने उस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटिव एपीआई का यूज़ करके आपकी Node.js की एपीआई क्रिएट की है। जब भी आप फाइल बनाने के लिए बोलोगे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से, वो जाएगा किसके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नेटिव लाइब्रेरी है वो भी लिखी होंगी किसी न किसी लैंग्वेज में, जैसे कि C++, ठीक है। जो भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली किस में लिखा गया है? C और C++ में। अब वो धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं .NET C# साइड, ठीक है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से फाइल बनाने के लिए बोल रहे हो, पहले वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नेटिव लाइब्रेरी को कॉल करके फिर उसको आगे हार्डवेयर को देगा। तो इस तरीके से काम चलता है। तो Node.js की जो एपीआई है वो बस नेटिव एपीआई के ऊपर एक रैपर है, नेटिव एपीआई के ऊपर एक क्या है? रैपर है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई होती है। तो Node.js की एपीआईज, ठीक है। अब आपने कोई भी काम यहाँ पे बोला, तो अब जो है ये Node.js का पूरा रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम क्या है? लिब्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक इवेंट क्यू होता है, इवेंट की क्यू में क्या रूल फॉलो होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, ठीक है। तो जो जो इवेंट आप यहाँ से फायर करोगे अपनी एप्लीकेशन से, ठीक है, वो सब इवेंट क्यू में पुश होती रहेंगी, और इवेंट लूप एक एक करके इवेंट लूप से डेटा निकालता रहेगा, इवेंट निकालता रहेगा जब तक वो खाली ना हो जाए, ठीक है। तो इवेंट लूप निकालेगा, अगर वो ब्लॉकिंग ऑपरेशन है तो उसको परफॉर्म कराएगा किसके थ्रू? वर्कर थ्रेड के थ्रू। नॉन ब्लॉकिंग है तो डायरेक्टली कर देता है, ठीक है। अब जो वर्कर थ्रेड है वो जब आपने उसे एक तरीके से शेड्यूल कर दिया, जैसे मैंने आपको बोला कि आप कल एक प्रोजेक्ट बना के लाओगे, अब मैं अपनी एंड से फ्री हो गया, मैं कोई और काम कर रहा हूँ, अब कल आप लोग आओगे प्रोजेक्ट बना के और किसको सबमिट करोगे? मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसका कॉल बैक उसी के पास जाता है जिसने उसे कॉल किया था, और आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो मेरे से, ठीक है। मैं अपना अलग काम कर रहा हूँ, आप अलग काम कर रहे हो। तो अगर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहा हूँ तो मैं तो बिना रुके अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल में काम हो रहा है। तो ये बेनिफिट होता है वर्कर थ्रेड्स का, जो कि कौन बनाता है? लिब्यू भी। सारी ही थर्ड पार्टी यूज करता है, कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ, कोई भी ऐसा नहीं है जल्दी जो खुद से सारी चीज़ें बनाता है, ठीक है। कुछ ही होते हैं जो बनाते हैं, जैसे कि आप लोग देख लो जावा वगैरह में हर चीज़ में मोस्टली खुद से बनाते हैं, ठीक है। जो भी फ्रेमवर्क बेस्ड है वो मेनली खुद से बनाते हैं, फिर भी जो चीज़ें नहीं बन पाती वो थर्ड पार्टी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट में आपने जो है रिएक्ट की खुद की लाइब्रेरी कितनी ही थी, कितनी थी? सारी तो थर्ड पार्टी ही थी। रिएक्ट राउटर हो गया, टोस्टिफाई हो गया, रिएक्ट फॉर्म हो गया, फ्रेमर मोशन हो गया, ये सब कौन सी लाइब्रेरी थी? थर्ड पार्टी। तो Node.js भी इस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करता है,
libUV। इस तरीके से इंटरनली काम चलता है उसमें। देखो सिंगल थ्रेडेड है वैसे तो Node.js, लेकिन libUV के थ्रू आप जो है इसमें मल्टी थ्रेडिंग को अचीव कर सकते हो। ठीक है, libUV जो कि वर्कर थ्रेड्स को क्रिएट करता है। ठीक है, इसी लाइब्रेरी की वजह से आप इसे अब मल्टी थ्रेडेड बोल सकते हो। इनबिल्ट होता है। ठीक है, Node.js अपने आप लेके आता है इसे। देखो क्या लिखते हैं, उसके बाद ठीक है, नाम आ गया ना लाइब्रेरी का। बहुत सारे अलग अलग कामों में यूज़ कर सकते हो। फाइल सिस्टम ऑपरेशन मतलब फाइल हैंडलिंग, किसी भी फाइल को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, रीड करना, राइट करना, सारे काम। डीएनएस लुकअप, क्रिप्टोग्राफी, कंप्रेशन, और भी डिफरेंट डिफरेंट। इम्प्लिसिटली वर्कर थ्रेड्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस फॉर सीपीयू हैवी टास्क you can manually create threads, require worker threads worker। देख रहे हो, ये मल्टी थ्रेडिंग का कोड है। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? तो ये आपका पूरा जो है इंट्रोडक्शन था किसका, Node.js का, उसका पूरा एनवायरनमेंट वगैरह कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़, मैंने अभी जो फोल्डर डाला था इनबिल्ट मॉड्यूल्स, इसके अंदर देखो बहुत सारी क्लासेस हैं, वो सब क्लासेस बोलो सारी, बहुत सारी फाइल्स हैं जावास्क्रिप्ट की। एक फाइल है, फाइल का नाम क्या है, OS एंड URL। एक फंक्शन है, क्या नाम है, टेस्ट OS। ठीक है, राउटर कहाँ है हमारा,
जैसे ही कोई ओएस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, कौन सा फंक्शन चलेगा? टेस्ट ओएस। और वो क्या मैसेज भेज देगा यूजर को? क्या मजाक कर रहा है? स्लैश ओएस। लर्निंग ओएस मॉड्यूल। अब जरा देखो लॉग पे क्या क्या आया है। ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन है कि मैं जो है कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म है मेरा, विंडोज़ है, लिनक्स है, क्या है। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है, कितना टाइम हो गया उससे स्टार्ट हुए। ठीक है। टोटल मेमोरी कितनी है बाइट्स में, फिर उसको जीबी में कन्वर्ट किया हमने। फिर फ्री कितनी है, होम डायरेक्टरी कौन सी है, होस्ट नेम क्या है, एनआईसी कार्ड्स कितने हैं। ठीक है। वाईफाई वगैरह जो है, देखो उसका आईपी एड्रेस वगैरह क्या है। सीपीयू इन्फो, कितने कोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोर। उनका मॉडल, स्पीड, टाइम, बताओ। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन से मॉड्यूल ने दी? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ये जो है उसके अंदर का कोड है। इसी के ऊपर सर नोड.जेएस की क्लासेस है, जो लाइब्रेरी टाइप पर होती है। ये नोड.जेएस की ही लाइब्रेरी है। इसके अंदर, इसके पीछे आपकी नेटिव एपीआई जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसका कॉलिंग हो रही होगी, इसके पीछे हो रही है। ठीक है। सबसे टॉप पर नोड.जेएस है, उसके पीछे है ये सब। ठीक है। आप बोल सकते हो उसके अंदर है। यही से रिक्वेस्ट सर ये उस लाइब्रेरी में जाती है ना, ये हाँ। भी जैसे यूजर ने रिक्वेस्ट किया, वो आया सर्वर तक, सर्वर से हमने कहाँ भेज दिया उसे? राउटर पे। फिर राउटर से वो आके कहाँ गया? इस फंक्शन पे। ठीक है। अब इस फंक्शन में जो कोड लिखा हुआ है वो चल रहा है। ठीक है। फिर इसका जो कॉल बैक हुआ वो रिटर्न होगा यूजर के पास जिसने रिक्वेस्ट की थी, और हमने वहाँ पे क्या मैसेज दे दिया? बस। तो इस तरीके से पूरा काम चलता है। तो एक काम करना, बाकी के मॉड्यूल्स जो हैं एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है। एमिटर्स, फाइल, एमिटर तो नहीं, फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूआरएल, प्रोसेस, ठीक है, पाथ, इन सबको ट्राई करना एक बार खुद से। सर वो libUB का कोड दिया है सर इसमें नहीं है libUB। ठीक है। वो इंटरनली है, आपको दिखेगा नहीं। तो नोट.जेएस खुद से यूज़ कर रहा है इंटरनली। ठीक है। तो आप सभी का ये होमवर्क है कि आपको ये सारे मॉड्यूल पढ़ने हैं। कैसे क्या करना है? ये मॉड्यूल पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूआरएल, एफएस, प्रोसेस, ठीक है, पाथ, ये सारे। तो
इतना ट्राई करिएगा आप लोग, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास।